Welcome folks. So now we are starting off with chapter 8 and we will be discussing about Aryans and how Aryans advent affected Indian history. So let's start it off guys and understand more about it. So let's get started. Guys, so name of the chapter is Advent of Aryans and Age of Rig Veda. Because you must be knowing कि हमारे केस में, इंडिया के केस में जो आर्यंस के बाद जो वेदास इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो हमारे पास टोटल 4 वेदास हैं. सो उनमें सबसे पहला है ऋग वेदा. तो अभी हम ऋग्वेद के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बट अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे तो हम और अच्छे से समझते चले जाएंगे अबाउट द वेदास एंड ऑल. सो राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बेसिक, दैट इज हाउ आर्यंस गेट इनटू द इंडियन कल्चर एंड हाउ दे इफेक्टेड इंडियन कल्चर. सो फर्स्टली जो आर्यंस थे, लेट मी जूम इन, दे स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. क्योंकि देखो अब कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज. यूरोपियन मतलब बेसिकली जो आर्यंस आए थे, ऐसा बोला जाता है, वो रशिया या सेंट्रल एशिया इस एरिया में से इंडिया में आए थे. सो उनकी जो लैंग्वेज थी वो इंडो यूरोपियन थी. अब इंडो यूरोपियन में बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती है जो यूरोप में बोली जाती है, और जो सेंट्रल एशिया में ये सारी लैंग्वेजेस है उनका मिक्सचर टाइप्स में करते हो तो वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आ गए. जैसे रशियन वगैरह भी है तो ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में आ जाती हैं. दे लिव समवेयर इन स्टीपेस स्ट्रेचिंग from southern Russia to central Asia. Their earliest life was mainly pastoral, agriculture being secondary occupation. और अभी तक हमने इंडिया के केस में क्या पढ़ा है कि जो इकोनॉमी थी या जो लोग थे वो किसके सेंटर थे? एग्रीकल्चर के. अगर वो डोमेस्टिकेट भी कर रहे थे एनिमल्स को, इवन देन दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट दे कैन milk from them. They were using them just for the sake of like slaughtering. तो यहाँ पे जो हम आर्यंस की बात कर रहे हैं, पर वो पेस्टुरल, बेसिकल पेस्टुरल थे. तो हम आज भी देखते हैं. उनके बाद जो इंडिया में आज अगर आप देखो तो दूध के बिना इंडिया में कुछ होता ही नहीं है. लाइक ऑल दोज पीपल दैट आर बिकमिंग वेगन, वेल एंड गुड. अदरवाइज बाकी लोग तो दूध के बिना, बच्चे को भूख लगी है दूध देते रहो, बच्चों के लिए इट्स ओके, बट फॉर एडल्ट्स ऑल्सो दे थिंक दैट विदाउट टेकिंग मिल्क एवरीथिंग विल बी डिजास्टर्स फॉर देम. सो दिस इज हाउ दीज ऑल थिंग्स गेट इनटू आवर हेड. क्योंकि आर्यंस के एडवेंट के बाद, बिकॉज वो खुद पेस्टुरल थे, तो इस वजह से सारी इकोनॉमी उस तरह से रिवॉल्व होती चली गई. सो देन डेफिनेटली वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, और वही आज हमारी सोसाइटी भी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी. एंड हॉर्सेस प्लेड सिग्निफिकेंट रोल. कि उनकी, अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो इकोनॉमी थी वो हॉर्सेस के अराउंड नहीं थी, राइट. पर यहाँ पे जो ये आर्यंस हम इंडिया के केस में आए थे, उनकी इकोनॉमी या उनकी लाइफ जो थी वो हॉर्सेस के सराउंडेड थी. हॉर्सेस के सराउंडेड क्यों थी? क्योंकि वो एक से दूसरी कंट्री में जा रहे थे, तो वो हॉर्सेस स्पीड प्रोवाइड करते हैं, तो हॉर्सेस पे बैठ के आ रहे थे, इसलिए उनको हॉर्सेस की ज्यादा इंफॉर्मेशन थी और ज्यादा जरूरत थी. Then Rig Veda is earliest text of Indo-European language. It is collection of prayers offered to. अब देखो ऋग वेदा सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, ये ठीक है. दूसरी चीज क्या है कि इसमें कौन से गॉड्स के बारे में बोला जा रहा है. यहाँ पे 4 मेन गॉड्स की बात होती है: अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण. अब देखो यहाँ पे इंद्र हम लोग नॉर्मली सिर्फ रेन के गॉड से जानते हैं, बट अदरवाइज इंद्र का और एक काम भी था जो हम आगे देखेंगे. बट राइट नाउ अंडरस्टैंड कि ये 4 बेसिक गॉड्स थे जिनकी प्रेज में सब कुछ ऋग्वेदा में बताया जाता है. और ऋग्वेदा में 10 बेसिकली मंडल्स हैं, मंडल्स कह लीजिए या बुक्स कह लीजिए, और जिसमें कि ऐसा बोला जाता है फर्स्ट और 10th, ये 2 बुक्स जो हैं या 2 जो मंडल्स हैं, फर्स्ट और 10th, ये सबसे अर्लीस्ट है. बाकी 2 से लेके 9 तक जो मंडल्स हैं वो पहले लिखे गए थे या बाद में लिखे गए थे. और जो ये फर्स्ट और 10th हैं, ये जो बाद में लिखे गए थे, दीज आर मोर इनटू फिलोसफिकल पार्ट, और बाकी में इट्स मोर अबाउट प्रेजेस, हाइम्स वगैरह जो है वो सब कुछ उसमें है. सो ऋग्वेदा हैज मैनी थिंग्स इन कॉमन विद अवेस्ता. अब देखो क्योंकि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे, तो आप जहां से आए थे तो वहां का इन्फ्लुएंस आपके साथ होता है, तो इस वजह से ऋग्वेदा में और जो ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ईरानियन लैंग्वेज में, उनके बीच में सिमिलैरिटीज मिलती हैं, क्योंकि वो उस एरिया में से ही आए थे, तो वो वहां का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था. सो लिटिल अर्लियर देन 1500 BC आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया. अंडरस्टैंड द टाइम फ्रेम, दैट इज लिटिल अर्लियर देन 1500 BC. और हमने पिछली वीडियो में देखा था 1500 BC में कौन था. If you had not remembered, I request you to just go back to the video and watch it once again and understand 1500 BC कौन सी टाइम से क्लैश करता है. So you will understand what I want you to make understand. So but I will not say it right now. You have to go back to the earlier video if you don't remember right now. और देखो और फिर से कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना जरूर कि 1500 BC में किससे ये टाइम क्लैश कर रहा है. कि 1500 BC से कुछ देर पहले ही आर्यंस इंडिया में आना शुरू हो गए थे, और आर्यंस अपीयर्ड इन इंडिया लिटिल अर्लियर देन 1500 BC. द होल region in which Aryans first settled in Indian subcontinent is called land of 7 rivers. क्योंकि वो
सेंट्रल एशिया से आ रहे थे, सो डेफिनेटली वो जो नदरन एरिया में वो वाला एरिया था वहीं पे ही सेटल हुए थे। तो आर्यन ने 2 रिवर्स के ऊपर दोबारा मेंशन उनके टेक्स्ट में हमें मिलता है। एक है सिंधु जिसे इंडस रिवर बोलते हैं और दूसरा है नंदी तरना, मतलब ये सरस्वती रिवर के बारे में बात है। अब देखो जो सरस्वती रिवर है उसके बारे में ऐसा बोला जाता है वो टेक्टोनिक शिफ्ट के कारण वी आर नॉट एबल टू लोकेट इट राइट नाउ, बट अदरवाइज वो यमुना और सतलुज के बीच में थी, राइट। तो इन 2 रिवर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आर्यंस ने मेंशन किया है व्हेन इट कम्स टू ऋग्वेदा, क्योंकि अभी जो हम आर्यंस के बारे में जो मेंशनिंग की बात कर रहे हैं दीज ऑल थिंग्स विल हैव रेफरेंस इन ऋग्वेदा, क्योंकि ऋग्वेदा के बारे में ही अभी डिस्कशन हो रहा है जो कि अर्लीस्ट टेक्स्ट है या अर्लीस्ट वेदा है। सो देन कम्स एक ही, अगर हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो दे हैड यूज्ड 2 टर्म्स दासा एंड दास्यूस। अगर हम दासा की बात करें तो ये वो लोग थे जो सबसे पहले आर्यंस, मतलब आर्यंस ही थे जो पहले आए थे इंडिया में, और दास्यूस जो वो थे जो इंडियंस थे, बाय डिफॉल्ट इंडिजीनियस लोग थे, उन्हें दास्यूस बोला जाता है। और फिर एक और जो टर्म की रेफरेंस आता है वो है दास्यु हत्या। अब ये दास्यु हत्या का क्या मतलब है कि जो दास्यूस है इंडिजीनियस पीपल थे उनके ऊपर किस तरह से उन्होंने बेरहमी से, मतलब पूरी तरह से स्लॉटर हुआ था, उसका मेंशन भी आता है ऋग्वेदा में। क्योंकि देखो जब आप आउटसाइडर हो, इंडिया में आके अपने आप को या कहीं भी किसी भी कंट्री में आके अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हो बाय फोर्स, तो डेफिनेटली वो स्लॉटर वगैरह की उन चीजों में जरूर जाएंगे, तो वो उन्होंने किया था। उसके बाद बात आती है भारत वर्षा नेम वॉज अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा, और फिर आता है बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात। अब ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है बेसिकली ये ऐसी बैटल है जिसमें बोला जाता है कि कुरु क्लैन का जो वो कुरुक्षेत्र जो महाभारत का आधार है उसका रेफरेंस है या उसका रिलेशन है बिटवीन दिस बैटल ऑफ 10 किंग्स। सो बैटल फॉट बिटवीन भारतास या भारत एंड होस्ट ऑफ 10 चीफ्स फॉट ऑन द रिवर ऑफ परुष्णी, जिसे कि रावी रिवर बोला जाता है। मतलब आज की जो रावी रिवर है उसकी बैंक के ऊपर ये पूरी बैटल फॉट हुई थी, जिसमें कि फिर सेटल हुआ था कि जो कुरु क्लैन था वो बेसिकली कुरुक्षेत्र का, तो वो मतलब वो निकला था, मतलब उसके बारे में ये सारी की सारी बैटल उसके सराउंडिंग हुई थी। अब जो महाभारत है उसमें भी कुरु क्लैन के अंडर ही थे जो वो पांडवास थे। तो इस तरह से हमें अभी क्या लगता है, अगर आप अपने आप को, अपने माइंडसेट को इमेजिन करने की कोशिश करोगे कि वी फील समवेयर कि हम पूरी तरीके से ये सोचते हैं कि जो ये महाभारत है, रामायण है, ये सारी के सारे जो हमारे जो स्कल्पचर्स हैं, ये जो सारे के सारे हमारे होली बुक्स हैं, हम इनसे इतने इंक्लाइंड हैं कि हम उनसे एक्सट्रीम एसोसिएशन फील करते हैं। और वो एक्सट्रीम एसोसिएशन हम जो जिनसे फील कर रहे हैं वो हमें बुक्स किसने दी है, उनकी सारी स्टोरीज किसने दी है, आर्यंस ने। सो दिस इज हाउ आर्यंस दैट कम फ्रॉम आउटसाइड इनटू आवर कंट्री मेड थिंग्स इन अ वे, सेट अप थिंग्स इन अ वे कि आज हम उनसे बहुत ज्यादा एसोसिएटेड फील करते हैं। They introduced wheel which first appeared in, अब देखो उन्होंने इंडिया में व्हील इंट्रोड्यूस किया था। अब उसका कारण क्या है, वो हॉर्सेस पे राइड करते थे, राइट। तो हॉर्सेस उनके साथ थे ही, तो अगर उनके पास व्हील आ जाता तो वो पीछे एक जन हॉर्स राइड करने की बजाय पीछे 2 से 3 जन बैठ सकते थे या काफी लोग भी बैठ सकते थे। तो वही इन चीजों से उन्होंने जो एडवेंट किया था वो व्हील का किया था। सो आर्यंस पर predominantly pastoral people, वो हमने ऑलरेडी थोड़ा सा देख लिया। Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills है, skill set है, उसको वो monetize कर सकते हैं। And everything is intact with you, आपके पास सारे स्किल सेट है, जितनी आप ग्राइंड में से निकल रहे हो, यू डू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट द ओनली थिंग दैट यू डू नॉट नो राइट नाउ, तो उसे कैसे मोनेटाइज कर सकते। सो आई हैड शेयर्ड माय लिव्ड एक्सपीरियंस ओवर देयर ऑन माय अनदर यूट्यूब चैनल दैट इज डेडिकेटेड टू प्लान बी, और आई ऑलवेज कॉल इट एज अ रीइन्वेंशन जर्नी। So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से बेनिफिट उठा सके। So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. है कि जो आर्यंस थे उनका बेसिक अगर हम लाइफस्टाइल देखें तो वो बेसिकली पेस्ट्रल थे। Aryans did not live in cities, possibly lived in some kind of fortified mud settlements. So this is how they differentiated themselves from other. So now comes tribal polity, because अभी तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या देखा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन तक जो लोग थे वो बेसिकली क्लैन सिस्टम में बिलीव करते थे। सो दैट मीन्स कि ट्राइबल इकोनॉमी या ट्राइबल पॉलिटी थी इंडिया के केस में। तो अब वो ट्राइबल पॉलिटी में जब ये आर्यंस आए उनका कैसे इफेक्ट पड़ा, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइबल चीफ कॉल्ड राजन
जो चीफ होता था उसे राजन बोलते थे। अब वो जो चीफ है उसकी जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी हो गई थी। पर आप एक चीज समझिए, वैसे अगर हम ट्राइबल पॉलिटी की बात करें तो उसमें नॉर्मली जो किंग की जो पोजीशन होती है वो हेरिडिटरी नहीं होती। यू हैव टू फाइट फॉर योर स्किल्स एंड यू हैव टू प्रूव योर स्किल्स। इफ यू आर एबल टू डू दैट तभी आपको वो एक पोजीशन किंग की मिलती है, बट वो हेरिडिटरी हो गई। राजन वॉज इलेक्टेड बाय ट्राइबल असेंबली जिसे समिति बोलते थे। और ऋग्वेदा के टाइम में या अर्ली वैदिक टाइम में जो वुमेन की कंडीशन थी वो काफी अच्छी थी। उस समय जो वुमेन्स थी वो सभा वगैरह में जाती थी एंड किंग वॉज असिस्टेड बाय फ्यू फंक्शनरीज। क्योंकि देखो अगर किंग रूल करेगा तो उसको एडवाइस देने के लिए, जैसे हमारे पीएम रूल करते हैं तो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, तो वैसे ही जो किंग है तो किंग की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं। तो वो कुछ फंक्शनरीज थे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी जो था वो पुरोहित था। सो टू इंपॉर्टेंट प्रीस्ट। अब देखो अगर हम ऋग्वेदा की बात कर रहे हैं तो उनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीस्ट की बात होती है। एक है वशिष्ठा जिन्हें कंजर्वेटिव माना गया है, और एक है विश्वामित्र जो कि लिबरल थे। कंजर्वेटिव मींस बहुत ज्यादा अपनी चीजों को लेके जैसे जो रिजिड होते हैं या बहुत कंजर्वेटिव उस तरह से, और लिबरल मीन दे आर मोर फ्लेक्सिबल वन। सो विश्वामित्रा जो कि लिबरल थे उन्होंने गायत्री मंत्र को लिखा था जिससे कि आर्यन की पोजीशन इंडिया में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी। आज देखो बच्चा बच्चा गायत्री मंत्र पढ़ता है, तो गायत्री मंत्र से जो आर्यंस थी उनकी पोजीशन सेटल्ड हो गई थी। अब देखो हुआ क्या, आप स्ट्रेटेजी समझो। जब आर्यंस इंडिया में आए सबसे पहले उन्होंने फोर्स से अपने आप को एस्टेब्लिश किया, स्लॉटर से, राइट, जो हमने देखा ना अभी दासयूज हत्या। उसके बाद उन्होंने दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, कि अब हम एक बार को थोड़ा सा सेटल हो गए हैं, नाउ वी हैव टू कॉन्कर पॉलिटी ऑफ दैट स्टेट और द कंट्री सो दैट वी कैन एक्चुअली एस्टैब्लिश आवरसेल्फ ओवर देयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द इन्वेडर्स, ऑल द डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेडर्स दैट केम टू इंडिया एंड the colonial power? जो different set of people that invaded to India, they make India as their own country. वो यहाँ के assimilate हुए. But when Europeans came to India, they didn't assimilated with people. Instead of that, they thought that they are superior and made indigenous people feel or felt that they are inferior than colonial power. So these were the basic difference between colonial power and other people that came to India and rule over India. सो ये जो इन्वेडर्स थे, आर्यंस थे, दे केम ओवर देयर इन इंडिया। फर्स्टली उन्होंने फिजिकल फोर्स के थ्रू अपना थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट में किया एंड देन मेक कंट्रोल ओवर पॉलिटी एंड दे मेड देमसेल्फ इन अ वे कि उन्होंने अपने आप को एसिमिलेट करने की पूरी जर्नी स्टार्ट कर दी। अब इंडिया के केस में ट्राइबल पॉलिटी था, जो लोग थे वो क्लैन सिस्टम में बिलीव करते थे, बहुत ज्यादा एसोसिएशन था ट्रीज के साथ, एनिमल्स के साथ। तो आप देखो जो हिंदू डिटीज हैं उन सबको किसी ना किसी पेड़ के साथ या किसी जानवर के साथ, मतलब जानवर मतलब एनिमल के साथ उन्हें रिलेट कर दिया। जैसे शेरा वाली माता शेर पे आएगी, राइट, जो गणेश जी है उनकी जो सवारी है वो चूहे की होगी, मूषक की होगी। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो उनके रिलीजियस गॉड्स थे उनके अंदर यहाँ के एलिमेंट्स भी डाल दिए ताकि लोगों की एसोसिएशन उनसे बननी स्टार्ट हो जाए। सो दिस इज द वे, दिस इज द स्मार्ट वे हाउ आर्यंस मूव्ड फॉरवर्ड। So basically we were discussing about Gayatri Mantra. So this is how Gayatri Mantra get into force. This is how Gayatri Mantra started it off. So other important functionaries थे वो सुन्नी थे who use spears, axes, swords, etc. And then there is no mention of tax. और tax की जगह पे जो वहां दिया जाता था, मतलब लोग अपनी मर्जी से ही जो भी ऑफरिंग थी वो देते थे और उसे बलि बोला जाता था। लेटर ऑन बलि का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्लॉटर हो गया, बलि का मतलब हो गया चाहे बलि दे रहे हो। सो दैट मीन्स अगर आज हमें कोई बोले तो हम नॉर्मली बलि का मतलब यही सोचते हैं कि किसी को मार देना, बट नॉर्मली बलि का मतलब होता है कि अपनी हौमे छोड़ के किसी को कुछ दान में देना। तो वो चीज दान में दी हुई है, उसमें आपकी कोई एसोसिएशन नहीं रहती है। दैट मीन्स वो अब आपका नहीं है, वो जिसको आपने दिया है उसका हो गया। सो दैट वाज द मीनिंग ऑफ बलि। और जिसमें बलि में सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस, उस तरह का फिजिकल सेक्रीफाइस नहीं होता था। इट वाज मोर अबाउट जैसे जो भी आप कुछ खाने में दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, वो सब बलि में आता था। व्रजपति ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी ओवर लार्ज लैंड और पेस्चर ग्राउंड, पीपल गिव देयर प्राइमरी लॉयल्टी टू ट्राइब कॉल्ड जना। और विस को क्या बोलते थे, ट्राइब बोलते थे। इट वॉज डिवाइडेड इनटू ग्राम। अब देखो, अब आगे हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉलिटी में जैसे आज भी हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वार्ड्स में, डिफरेंट इंसेक्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं जब हम अपने पॉलिटी को मैनेज करना होता है। तो उस समय भी ऐसा ही था। उन्होंने क्या करा, ट्राइब के अकॉर्डिंगली विस होता था, मतलब ट्राइब को विस बोल देते थे। और फिर क्या होता था, ग्राम्स में डिवाइड किया। जैसे आज भी है ना ग्राम सभा जिसे हम बोलते हैं, तो वो ग्राम्स में डिवाइड करते थे। डिफरेंट ग्राम्स में फिर फाइटिंग होता रहता था। लाइक
दिस इज हाउ पॉलिटी वर्क्स ना। ट्राइबल कम्युनिटी में अगर आपको अपना एस्टेब्लिशमेंट दूसरे पे करना है तो यू हैव टू फाइट। और जैसे जैसे वो ट्राइबल पॉलिटी और आगे बढ़ती चली गई तो आपको पता होगा अश्वमेध यज्ञ होता था, जिसमें क्या होता था कि यू नहीं, मतलब जो किंग थे वो अपने घोड़े को फ्री छोड़ देते थे, और वो जिसकी टेरिटरी में से निकलता था वो घोड़ा, अगर उस टेरिटरी के किंग, जो भी उसका किंग होगा, अगर वो मान लेता था, उस घोड़े पे वो लिखा होता था, लाइक प्लेट लगी होती थी कि ये उनका घोड़ा है, तो इफ यू आर गोइंग टू स्टॉप इट देन यू हैव टू फाइट विद दैट पर्सन। तो अगर वो नहीं रोकते थे सो दैट मीन्स कि उसकी जो किंग है उसकी अथॉरिटी उस पर्टिकुलर एरिया पे बन गई है, और जो वहां का किंग है जो उस पर्टिकुलर एरिया का, उसने मान लिया कि वो सबऑर्डिनेट है उनके। तो ये तरीके से वो आगे चला। तो बेसिकली वही यहाँ पे भी रहता था, और डेफिनेटली वो पेट्रियार्कल फैमिली थी जहाँ पे, मगर पेट्रियार्कल फैमिली होने के बावजूद भी वुमेन का कंडीशन अच्छा था, और वो जो सभा थी उन्हें अटेंड करती थी, और वो असेंबलीज वगैरह को अटेंड कर रही थी, और जो सेक्रीफाइसेस या बलि होती थी उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती थी अपने हस्बैंड के साथ, और विडो रीमैरिज भी अलाउड था, और कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। ये बात हो रही है ऋग्वेदिक टाइम की, राइट। और मैरिजेबल एज भी 16 to 17 था, जो कि बहुत अच्छा है। आज भी मैरिजेबल एज 18 है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं फिर भी बहुत सारी चाइल्ड मैरिजेस वगैरह चलती हैं, तो ये कंडीशंस उस समय नहीं थी। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर बेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सोशल डिवीजन, जो कि यहाँ पे सबसे बुरी चीज मानी जाती है, दैट गॉट इंट्रोड्यूस, दैट इज वर्ना सिस्टम। बट वर्ना वॉज टर्म यूज फॉर कलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आर्यंस जो आए थे दे वर फेयर, और जो इंडिजीनियस पीपल थे, इंडियंस थे, वो थे डार्क कलर में। सो आर्या वर्ना था और दासा वर्ना था, राइट। सो दासस या दासुस जो थे वो जो आर्यंस के द्वारा कॉन्कर किए गए थे उन्हें वो एज अ स्लेव्स ट्रीट करते थे, मतलब शूद्रास की तरह। तो ये सोशल डिवीजन था, मतलब इतना रिजिड उस समय नहीं था। जैसे बाद में जो कास्ट सिस्टम आया उसके बाद ये सारी चीजें और डिफिकल्ट होती चली गई, बट इन द इनिशियल फेज थिंग्स वर वेरी बेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। Hey guys, we are almost there to end this video. So here is a quick reminder, if you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work, and I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that, because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic, but before that do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. तो ये है सोशल डिवीजन दैट वाज देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट ऋग्वेदिक टाइम और एडवेंट ऑफ आर्यंस। बट लेटर ऑन जब हम ऋग्वेदिक गॉड्स की बात करते हैं, तो मैंने आपसे बोला इंद्र, अग्नि, वरुण और सोमा। तो इंद्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बारिश के देवता जरूर हैं, जो कि हम कृष्णा जो सीरियल आता है उसमें भी हम लोग देखते हैं, बट उसके साथ साथ वो वॉर के लॉर्ड भी हैं, मतलब जो वॉर वगैरह हम करते हैं उसके लिए भी, जिसके लिए आर्यंस जो सोल्जर्स थे वो उनकी पूजा करते थे। देन अग्नि जो है वो फायर के गॉड है, नाम से ही क्लियर है। वरुण जो है वो वाटर के, एंड सोमा जो है वो प्लांट्स के हैं, एग्रीकल्चर के। अब देखो जो ये आर्यंस थे इनका प्रीडोमिनेंस सोमा के ऊपर नहीं होगा। आपने इंद्र, अग्नि, वरुण इनके बारे में जरूर सुना होगा, मगर आपने कहीं भी सोमा के बारे में इतना ज्यादा नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी थी दैट वाज नॉट सेंट्रिक अराउंड दैट एग्रीकल्चर पार्ट, वो पेस्टुरल इकोनॉमी थी। और दूसरी बात, वो लड़ाई वगैरह करते थे, इसलिए उन्हें इन चीजों से जरूर इतना मतलब था, पर इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, उतना नहीं था, मतलब इतना जितना बाकियों से था। तो ये थे उनके गॉड्स। अब आते हैं उनके गॉड्स में, जैसे मैंने बोला कि फीमेल की उस समय कंडीशंस काफी बेटर थी, बट बेटर कंडीशन होने के बावजूद भी जो फीमेल डिविनिटीज थी, फीमेल गॉड्स थी, आदिति और उषा, वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंस में नहीं थी। आप सोच सकते हो क्यों? क्योंकि सोसाइटी पेट्रियार्कल थी। ठीक है, वुमेन की कंडीशन इतनी पैथेटिक नहीं थी, बट उसके बावजूद भी दे वर नॉट गिविंग दैट मच इंपॉर्टेंस टू वुमेन पर से, क्योंकि वो मेन सेंट्रिक था उनका पूरा का पूरा इवॉल्वमेंट। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्कड इन द केस ऑफ आर्यंस। दैट्स हाउ आर्यंस फर्स्ट केम टू इंडिया। और यहाँ समझने की जरूरत जो है, बाकी सब तो डाटा है, समझने की जरूरत ये है कि जब वो इंडिया में आए सबसे पहले उन्होंने फिजिकली लड़ाई करके अपने आप को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने पॉलिटी को कैप्चर करने की कोशिश की कि पॉलिटी को अब हम अपने तरीके से कैप्चर करें, तब जाके चीजें और ज्यादा स्मूथ हो सकती हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्कड फॉर
Aryans, and that was how the age of Rig Veda developed. So I hope you understand about each and everything that I had explained in this particular section. It may feel overwhelming for you if you are going through that for the first time. Just rewatch this whole video again, you will get better insights, and I request you to just summarize this whole video in your words and write it down in the comment box below so that I can revert back to it. Along with that, this will give assurance to you that you had learned out of this video. So that was it for this particular chapter. I will see you all in the next video with next chapter. Till then, bye bye guys, stay focused and be very much sure that you type in the comment box. So I will see you in the next video. Bye bye guys.